हेलो एवरीवन दोस्तों। तो आप बहुत बार सुनते होंगे, कभी कभी पढ़ते होंगे बंगाल के गवर्नर, कभी कभी पढ़ते होंगे बंगाल के गवर्नर जनरल, कभी भारत के गवर्नर जनरल और फिर कभी पढ़ते होंगे भारत के वायसराय। तो आखिरकार इन पोस्ट का अलग अलग नाम क्या होता है, तो ये हम आज की 10 मिनट की सीरीज में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेली 10 मिनट्स के वीडियोस जो है ये अपलोड होते हैं डेली अल्टरनेटिव डेज में जब भी होते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और मान लीजिए नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचे तो आप जो है इस चैनल पे आ जाया करो, सर्च कर लिया करो क्या, विद्या सेतु बाई प्रमोद सर। विद्या का एक सेतु है जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी और इस सेतु के माध्यम से ही हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सीखते जाएंगे। तो बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा पृष्ठभूमि बनाऊं, तो जिस समय अपने भारत में मुगल बादशाह अकबर बैठा था उस समय 1599 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको पूर्व के देशों की तरफ व्यापार करने की क्या मिल गई थी, अनुमति मिल गई थी। फिर धीरे धीरे व्यापार करने की अनुमति मिली तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस जो है ये आया था। फिर 1615 में सर थॉमस रो आया था और धीरे धीरे कंपनी मजबूत होने लग गई। फिर धीरे धीरे औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा और कमजोर पड़ने के बाद मराठा शक्ति मजबूत हुई। और फिर मैंने पिछले वीडियोस में बताया था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 जिसके तहत मराठा शक्ति कमजोर पड़ गई थी और अंग्रेजों का ऑलमोस्ट अधिकार धीरे धीरे मजबूत होने लग गया। अब जब अंग्रेजों का अधिकार मजबूत हो गया तो अंग्रेज जो है वो क्या करने लग गया। अब अंग्रेजों की तरफ से कोई यहाँ प्रतिनिधि होना चाहिए ना जो पूरी व्यवस्था देखे। तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने बंगाल पर अधिकार किया तो बंगाल का एक गवर्नर बनाया गया। क्या बनाया गया, बंगाल का गवर्नर। हम बंगाल का ही गवर्नर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि शुरुआत इन्होंने बंगाल से की और बंगाल ही इनकी प्रमुख भूमि अंग्रेजों की रही थी जहां पे इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को सबसे पहले चलाया। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले बंगाल का गवर्नर। जैसा कि आप सभी को पता है, नहीं पता है तो सुन लो, 1757 में एक प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था 1757 में, तो आप सभी को ध्यान रखना है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस प्लासी के युद्ध को ये जो प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध हुआ था ना, इसको रॉबर्ट क्लाइव ने आसानी से जीत लिया था और सबसे पहले बंगाल के गवर्नर दोस्तों कौन बन गए, रॉबर्ट क्लाइव। तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जो है ये कौन बन गए, रॉबर्ट क्लाइव बन गए थे। ठीक है, कौन बन गए थे, रॉबर्ट क्लाइव जो है ये सबसे पहले बंगाल के गवर्नर बन गए। अब आगे जाके रॉबर्ट क्लाइव के बाद बहुत सारे गवर्नर बनते हैं और 1757 से लेके 1773 तक इस पोस्ट का नाम क्या रहता है, बंगाल के गवर्नर। और 1773 के बाद इस पोस्ट का नाम बन जाता है बंगाल के गवर्नर जनरल। क्यों बनता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। इतना समझ में आ गया, हाँ तो अब पढ़िए। जो बंगाल का गवर्नर है 1757 से 1773 तक इस पोस्ट का नाम क्या था, बंगाल का गवर्नर। बंगाल के सबसे पहले गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट साहब ने क्लाइव में कुछ पहन लिया कि मैं गवर्नर बनाऊं, तो ऐसे याद रखो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के सबसे पहले गवर्नर हो जाएंगे। और इनका अधिकार क्षेत्र कितना था, केवल बंगाल तक ही सीमित था क्योंकि ये बंगाल के ही गवर्नर हो जाएंगे। इसके अलावा बंगाल, बॉम्बे, मद्रास भी प्रेसिडेंसी बन गई थी तो तीनों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। पर हम बंगाल के क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बंगाल आगे जाके प्रशासनिक रूप से मजबूत होता है। इसी का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल मान जाएगा जिन पे ब्रिटिशर्स का अधिकार था। तो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर भी एक दूसरे से स्वतंत्र थे और ये सीधे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, द मर्चेंट एंड ट्रेडिंग टू बी द ईस्ट इंडीज इसका नाम था, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी कह देते हैं। इसके जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब जो पूरी यहाँ नीतियां बनाएंगे कंपनी से रिलेटेड, उनको ये सीधे क्या करता था, रिपोर्ट देता था। जो भी बंगाल का अलग, मद्रास का अलग और बॉम्बे का गवर्नर अलग देता था। तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। और फिर धीरे धीरे बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। अब देखिए जो यूरोप है, यूरोप से ये कंपनी आई थी द मर्चेंट एंड ट्रेडिंग टू बी द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी के एम्प्लॉय या जो ये कंपनी है ये भारतीयों का बहुत शोषण करती थी, भारतीयों का। जब भारतीयों का बहुत ही ज्यादा शोषण
कर रही है और उसके बाद यूरोप से दूसरी कंपनियां दूसरे देशों में जाती थी, तो ये अफवाह फैलने लग गई कि यहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं ना, मतलब ईस्ट कंपनियां हैं जो है, ये शोषण करती है। तो अब यूरोप की सरकार ने क्या कहा, अब हम एक काम करेंगे, इस कंपनी को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, कंपनी वेतन भी नहीं दे पा रही थी, तो कंपनियों को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। और इसी रेगुलेट करने के कारण एक एक्ट आया जिसका नाम हम पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट आया दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल का गवर्नर था, तो यही बंगाल का अंतिम गवर्नर है और यही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर की पोस्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा। ठीक है, तो 1773 से 1833 तक जो प्रमुख व्यक्ति था अंग्रेजों में, उसका नाम क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल। जबकि 1757 से 1773 तक वो बंगाल का ही मात्र था, वो बंगाल का गवर्नर। अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा कब से कब तक, 1773 से 1833 तक। किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब अधिकार क्षेत्र इसका किस किस कहां कहां तक होता था। अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल मरा है, इसका मतलब जो बंबई और मद्रास के गवर्नर ही थे, अब वो इसके अंडर आ गए। अब अंग्रेजों की तरफ से भारत का प्रमुख कौन हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। सबसे पहला कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर ही आ गए कौन, बंबई और मद्रास के गवर्नर हो जाएंगे। यानी प्रशासन का दोस्तों केंद्रीकरण हुआ। विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों को नीचे की तरफ पहुंचाओ, जब शक्तियां नीचे से ऊपर आ गई मतलब केंद्रीकरण हो गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के पास क्या आ गई, पावर आ गई थी। ठीक है, तो समझ में आ गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, पावर दे दी गई। बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो इसके अधीन आ गए। ठीक है, और यह पद तीनों प्रेसिडेंसियों में सर्वोच्च हो गया, कौन सा, बंगाल के गवर्नर जनरल। तो सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। फिर धीरे 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 चलता रहा और फिर 1833 तक आते आते 1833 तक आते आते जो है ये मांग उठने लग गई समय समय पे, क्या कि आखिरकार और भी कंपनियां भारत में आना चाहती थी, ईसाई मिशनरी भी भारत में आने लग गए थे। और फिर 1833 के चार्टर एक्ट तक आते आते अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य भी बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, ऑलमोस्ट अपने भारत पर साम्राज्य स्थापित करने लग गए थे। तो अब बंगाल के गवर्नर जनरल से काम नहीं चलेगा। अब 1833 के चार्टर एक्ट, कौन सा एक्ट दोस्तों, चार्टर एक्ट। इसी चार्टर एक्ट के तहत आपको ध्यान रखना है, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। और जिस समय किया गया उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसका मतलब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कौन होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखो स्वतंत्र भारत के अलग होंगे, अभी 1833 के समय तक चल रही है, तो अभी तक पोस्ट का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब आइए 1833 से लेके 1858 तक। 1833 से 1858 तक इस पोस्ट का नाम रहेगा क्या, भारत का गवर्नर जनरल। क्या रहेगा, भारत का गवर्नर जनरल। क्योंकि अंग्रेजों ने ऑलमोस्ट भारत पे अधिकार कर लिया था, अब रियासतें कम रह गई थी। मराठा भी 1818 तक आते आते कमजोर पड़ गए। तो 1833 से लेके 1858 तक इस पोस्ट का नाम क्या हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। क्योंकि अब ये भारत के यानी पूरा जो ब्रिटिश भारत था ना, उस ब्रिटिश भारत का प्रमुख कौन था, यही। तो पूरे ब्रिटिश भारत पे इसका अधिकार हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब इसकी पावर्स कौन कौन सी थी, तो पूरे ब्रिटिश भारत के लिए क्या बना सकता था, कानून बना सकता था। और साथ ही साथ जो बंबई और मद्रास के गवर्नर थे, इनकी विधायी शक्तियां भी ना के बराबर या फिर खत्म ही कर दी गई थी। अब भारत का गवर्नर जनरल ही सब कुछ हो जाएगा। तो जिस समय ये एक्ट आया उस समय बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, यही। तो यही भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक बने, ऑकलैंड बने, एलन बरो बने, डलहौजी बने और फिर जो है लॉर्ड कैनिंग बने। और इसी लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। और भारतीयों का बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। अब दोस्तों क्या हुआ कि वहां यूरोप में
ब्रिटेन में क्या हुआ, जो कंपनी के प्रतिनिधि थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, तो यानी कंपनी से जनता बहुत परेशान हो गई, एक ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत परेशान हो गई, और एक जो ये गवर्नर जनरल था ना, इससे भारतीय जनता बहुत परेशान हो गई। तो ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि 1857 की जो क्रांति है ये बहुत भयावह है, अब हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। तो ये क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा अधिकार लेके क्राउन अपने पास, राजा अपने पास ले लेता है, और इस पोस्ट का नाम बदल के रख देता है भारत का गवर्नर जनरल वायसराय। और वायसराय के पोस्ट को, वायसराय के नाम को इतना ज़्यादा फेमस किया जाता है, इतना ज़्यादा फेमस किया जाता है कि लोगों को लगता है अरे जो गवर्नर जनरल हमें अभी तक परेशान कर रहा था ना, 1773 से 1858 तक, लगभग 100 साल, मतलब 100 से कम ही है, लगभग इतने सालों तक जिसने परेशान किया वो हट गया। पर वास्तविकता से यह नहीं था, वास्तविकता से क्या है, वास्तविकता से गंगाधर ही शक्तिमान है, गवर्नर जनरल ही वायसराय होगा। तो फिर 1858 का एक एक्ट लाया गया, 1858 का क्या आया, भारत शासन अधिनियम। क्या आया दोस्तों, 1858 का भारत शासन अधिनियम। और इस भारत शासन अधिनियम के तहत आप सभी को ध्यान रखना है, भारत शासन अधिनियम के तहत आपको ध्यान रखना है कि जो भारत का गवर्नर जनरल था अब वो बन गया भारत का वायसराय। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और यही भारत का सबसे पहला वायसराय भी हो जाएगा। समझ में आ गया, ध्यान रखना। तो अब 1858 से लेके भारत की आजादी तक इस पोस्ट का नाम क्या रहेगा, भारत के वायसराय। अब हम बहुत सारे वायसराय जो है भविष्य में कभी पढ़ेंगे, अभी ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत पोस्ट का नाम क्या हो गया, भारत के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल वायसराय, और वायसराय के नाम को इतना फेमस किया गया था। अब जो ये इसका अधिकार क्षेत्र वही संपूर्ण ब्रिटिश भारत था, और साथ ही साथ रियासतों के साथ संबंध स्थापित भी करना है, क्योंकि रियासतों ने भी विद्रोह किया था 1857 में। तो ब्रिटिश क्राउन ने कह के भेजा था कि रियासतों के साथ अब आपको संबंध स्थापित करना है। इसीलिए तो इस पोस्ट का पूरा नाम क्या था, भारत का गवर्नर जनरल वायसराय। ठीक है, गवर्नर जनरल के पोस्ट के लेके उसका काम क्या था, उसका काम यही था कि जो पूरा ब्रिटिश भारत है उसकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को देखे, और वायसराय था शाही प्रतिनिधि। वायसराय क्या था, शाही प्रतिनिधि। शाही प्रतिनिधि यानी क्राउन का प्रतिनिधि हो जाएगा, और वो क्या करेगा, जो रियासतें हैं उनके साथ संबंध अच्छे रखेगा। साथ ही साथ अब आगे जाके आपको देखने को मिलेगा वायसराय के समय में दिल्ली में दरबार लगाएगा, सभी रियासतों के राजाओं को बुलाएगा, उन्हें खुश रखेगा। तो गवर्नर जनरल वायसराय 1858 से लेकर अब इस पोस्ट का नाम भारत की आज़ादी यानी 1947 तक होगा। इसकी दोहरी भूमिका, एक गवर्नर जनरल के रूप में और एक वायसराय के रूप में हो जाएंगे। अब इसको सही कर दो थोड़ा। अब भारत का सबसे पहला वायसराय कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अभी अभी बताया था, लॉर्ड कैनिंग क्या है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है, और भारत का सबसे पहला वायसराय भी कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये भारत के अंतिम वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय हो जाएंगे। तो ये समझ में आ गया, गवर्नर, गवर्नर जनरल, सॉरी बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय। बोलते रहिए, 1757 से 1773 तक बंगाल का गवर्नर, 1773 से 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल, 1833 से 1858 तक भारत का गवर्नर जनरल, और 1858 के बाद से भारत का वायसराय हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप कमेंट्स में एक क्वेश्चन बताइए कि स्वतंत्र भारत के अपने यानी भारतीय संघ के अपने गवर्नर जनरल कौन बने, या स्वतंत्र भारत के। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करो। पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर अपना नाम और सिटी लिख के भेज दीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।